हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी वीडियो देखें। आई एम नॉट गॉब्लिन स्लेयर। नमस्ते, यहाँ आपकी कहानी का C11 जंगल में खून और आग। वे 18 हैं। सब लोग सावधान रहो। गॉस ने जल्दी से उनकी संख्या गिनी। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिशन की जानकारी कहाँ गलत हो गई, लेकिन अब इस पर विचार करने का समय नहीं था। सबसे पहले सभी को सामने मौजूद दुश्मनों से निपटना था। 18 गॉब्लिन, भले ही साथ आए 4 किसान हर एक गॉब्लिन को रोक भी लें, तब भी बचे हुए 14 गॉब्लिनों का मतलब था कि हर एक व्यक्ति को एक ही समय में कम से कम 3 गॉब्लिनों का सामना करना होगा। ये संख्या ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन जब गुर्राते हुए चेहरों वाले छोटे राक्षसों का एक झुंड चारों तरफ से घेर लेता है, तो उनके पीले भूरे होंठ और दांत एक साथ दहाड़ते हैं, और उस वक्त चारों ओर फैलने वाला भयानक माहौल रूह कंपा देता है। एक गॉब्लिन से होने वाला खतरा गॉब्लिनों के पूरे झुंड से होने वाले खतरे से बिल्कुल अलग होता है। ओह! गहरे काले जंगल में राक्षसी दहाड़ गूंज उठी, जिससे गॉस के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही कम समय में युद्ध शुरू हो गया। गॉब्लिनों का झुंड सभी की ओर दौड़ा और युद्ध का मैदान कई हिस्सों में बढ़ गया। एक गॉब्लिन अपने भाले को लेकर सामने से हमला करने दौड़ा। उसकी धुंधली नज़र लालच से गॉस पर टिकी हुई थी। पीले भूरे दांतों से चिपचिपी लार मोटे होंठों से नीचे टपक रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ा, अपनी बाँह को घुमाते हुए बेलों में लिपटे हुए पत्थर के भाले को नीचे से गॉस के जबड़े की ओर फेंका। अहम मौके पर गॉस के साथ के बुद्धिमत्ता के अंक ने फिर से कमाल कर दिखाया। इस समय उसकी आंखों के सामने की दुनिया धीमी हो गई, या ज्यादा सही कहें तो उसका दिमाग तेज हो गया। सिर्फ सामने वाले दुश्मन ही नहीं, बल्कि अपनी बगल की नज़र से उसने एक और गॉब्लिन को भी देखा, जो बिना किसी को पता लगे पीछे से खंजर लेकर रेंगता हुआ आ रहा था। पास में मौजूद एक और गॉब्लिन ने भी उस पर हमला करने का इरादा कर लिया था। कुछ देर के लिए वह हरे रंग के छोटे गॉब्लिनों से पूरी तरह से घिर गया था। सोचने की इस तेज अवस्था में गॉस को मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने का समय मिल गया। घिरे होने की स्थिति का सामना करते हुए उसने अपने पैर को जोर से जमीन पर मारा, मिट्टी पर बूटों के दबाने से मिले झटके का इस्तेमाल किया और एक खुली हुई जगह की ओर भागा। भाला और खंजर हवा को काटते हुए निकल गए। मुश्किल से इन चालाकी भरे हमलों से बचते हुए गॉस की पीठ पसीने से तर हो गई। उसका सबसे अच्छा गुण बुद्धिमत्ता था, लेकिन उसके बाकी शारीरिक गुण बस एक सामान्य स्वस्थ पुरुष के स्तर के थे। भले ही उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उसके शरीर को अपने तेज विचारों की तुलना में कुछ हद तक सुस्त लग रहा था। उसे अपने दिमाग और शरीर के बीच की इस असंगति को ठीक करना था। इसके अलावा गॉब्लिन बहुत ज्यादा करीब थे। अपने लक्ष्य को थोड़ी देर के लिए खोने के बाद 3 गॉब्लिन फिर से गुर्राए और उस पर झपट पड़े। वह पूरी ताकत से एक गॉब्लिन को खत्म करने के इस अवसर को लपक लेना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले एक गॉब्लिन जासूस को बहुत ही कम समय में मार डाला था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे पहले चकमा देते रहना था। गॉब्लिनों को उनके छोटे आकार की वजह से कम मत आंको, वे ताकतवर, फुर्तीले और मजबूत थे। हालांकि वह यह मानना नहीं चाहता था, लेकिन वह सच में थोड़ा डरा हुआ था। उसके सामने मौजूद 3 गॉब्लिनों का खतरा उस अकेले गॉब्लिन से बिल्कुल अलग था जिसने पहले घात लगाकर हमला किया था। पास में ही कहीं से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। अपने छोटे गोल ढाल से हमलों को रोकते हुए गॉस ने अपनी बगल की नज़र से उस आवाज़ की ओर देखा। युद्ध में पहली मौत हो चुकी थी। रास्ता दिखाने वाले गांव वालों में से एक अब जमीन पर घुटने टेक चुका था। एक भाला उसके पेट से आर पार हो चुका था। घाव से लगातार खून बह रहा था और उसके नीचे जल्दी से खून का एक तालाब बन गया था। एक गॉब्लिन लकड़बग्घे की तरह उस पर झपट पड़ा और बार बार अपने खंजर से घाव पर वार कर रहा था। धीमे वार करके यातना देने वाले जल्लाद की तरह या वध के संस्कार में एक दानव की तरह किसान के ऊपर बैठा गॉब्लिन एक ऐसी मुस्कान लिए हुए था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। गांव वाला छटपटा रहा था और रो रहा था। अंदरूनी चोटों से होने वाला भयानक दर्द उसके दिमाग को निराशा से भर रहा था। उसके हाथ में मौजूद मशाल खून के तालाब पर गिर गई, लेकिन फिर भी वह जलती रही। मांस और खून उड़ रहा था, लपटें ऊपर उठ रही थीं और आग की रोशनी ने लंबे कान वाले शरीर की परछाई को एक भयानक दानव की तरह दिखा दिया। इस खूनी मंजर ने गॉस के मुंह को सूखा दिया और उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। उसने पहले कभी मौत के साए को इतना करीब से महसूस नहीं किया था। इन राक्षसी गॉब्लिनों ने उसकी खोपड़ी में सिहरन पैदा कर दी थी। गॉस का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था। उसके खून में बेचैनी, जोश और घबराहट का मिला जुला एहसास दौड़ रहा था। नहीं, वह डर नहीं सकता था, वह सच में मर सकता था। उसने अपने दांत भींचे और उसके दिल में मौजूद थोड़ी सी घबराहट अब उस रूह को झकझोर देने वाले खूनी मंजर की वजह से एक अजीब सी शांति में बदल गई थी।
ज्यादा सही कहें तो मौत के बड़े खतरे ने उसे कायरता को त्यागने और अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। घटिया प्राणी, मर जाओ। अंधेरे में एक धनुष की टंकार की साफ आवाज आई। एक गहरा काला तीर हवा में घूमता हुआ गर्जना के साथ हवा को चीरता हुआ निकला। शशलिंग, एक छोटी सी तीखी आवाज के बाद मांस में घुसते हुए एक तेज हथियार की धीमी धमक सुनाई दी। पास ही हेले ने अपना धनुष खींचकर एक सटीक निशाना लगाया था, जिससे किसान को खत्म कर रहे गॉब्लिन को अपनी जगह पर ही रोक दिया गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जाहिर है कि वह शांत नहीं थी। यह इसलिए नहीं था कि गॉब्लिनों की लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा थी, बल्कि सीधे तौर पर उस आदिम खूनी मंजर की वजह से हुआ था। सावधान! गॉस, जो अपने साथियों पर नजर रखे हुए था, उसने देखा कि एक और गॉब्लिन चुपचाप हेले के पास आ रहा था, जबकि वह अपनी ताकत फिर से हासिल कर रही थी और उसका ध्यान अभी भी उसी खूनी मंजर की ओर था। उसने जल्दी से मैज हैंड को सक्रिय किया। अदृश्य भूतिया हाथ हेले के बगल में हवा में तेजी से प्रकट हुआ। फिर उसने गॉब्लिन की छुरी पकड़ी हुई दाईं कलाई पर जोर से वार किया। असल में गॉब्लिन ऊंचाई से कूदा था और हेले की गोरी गर्दन को पीछे से खंजर से काटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लगभग 10 पाउंड की इस अदृश्य ताकत के हस्तक्षेप से उसकी हरकत की दिशा बदल गई। धम! खंजर हेले की पीठ पर लगे धातु के हल्के कवच से टकराया, जिससे एक कर्कश धातु की आवाज आई। हेले लड़खड़ा गई, हालांकि धातु के कवच ने सीधे वार को रोक दिया, फिर भी उस धक्के को उसके शरीर को सहना पड़ा। खों खों! वह 2 कदम आगे लड़खड़ाए, उसके गले से एक धीमी सी आवाज निकली। किस्मत से थोड़ी देर के लिए होश खोने के बाद वह जल्दी ही सामान्य हो गई। उसने अपने जूते के बगल में पड़ा हुआ खंजर पकड़ा और जब तक गॉब्लिन उस धक्के से अभी तक लड़खड़ा रहा था, उसने जोरदार वार किया। खंजर सीधे गॉब्लिन की छाती से उसके पेट के निचले हिस्से तक चीरता हुआ निकल गया। छपाक छपाक छपाक! जैसे ही उसकी आंतें बाहर निकलीं, गॉब्लिन अनिच्छा से पीछे गिर गया। शुक्रिया! हेले ने पास खड़े गॉस की ओर देखते हुए हिलते हुए पर एहसानमंद होकर कहा। अगर गॉस ने अहम मौके पर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया होता तो वह जमीन पर लेटी होती। हालांकि शायद गॉस के एक जादूगर होने की वजह से इससे हरे रंग के गॉब्लिनों के अंदर कुछ गहरी भावना जाग गई और ज्यादा गॉब्लिन उसकी ओर झपट पड़े। कम से कम 6 या 7 गॉब्लिन एक साथ उस पर जोरदार हमला करने लगे। गॉस को ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिनों से घिरा हुआ देखकर हेले ने जल्दी से अपने तरकश से एक तीर निकाला और उसे अपने धनुष की डोरी पर चढ़ाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सटीक निशाना कौशल के सक्रिय होने के साथ उसके हाथ में ताकत का संचार हुआ। पूरी तरह से खींची हुई धनुष की डोरी ने भयानक ताकत के साथ तीर को छोड़ा। छू! गॉस के बगल में मौजूद एक गॉब्लिन की छाती में तुरंत एक खून से भरा छेद हो गया। वह अपनी जगह पर लड़खड़ाने लगा और मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ये देखकर गॉस ने चकमा दिया और साथ ही साथ अपने भाले को भी सटीक तरह से मारा। चौंक! भाले की नोक गॉब्लिन के घाव में घुस गई, जिससे खून बह निकला। गॉस के वार ने उसे मार डाला। गॉब्लिन मारा तारांकन 1, कुल राक्षसों की मौतें 3। उसकी नज़र हेले से मिली और उसने भी उसे देखा। वे दोनों एक दूसरे का इरादा समझ गए। युद्ध का मैदान कई हिस्सों में बंटा हुआ था। मिया, बेल और 3 गांव वाले अलग अलग लड़ रहे थे। उन्हें पहले इन गॉब्लिनों से निपटने के लिए एक साथ काम करना था, तभी वे दूसरों की मदद करने के लिए समय निकाल सकते थे। कौशल का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, गॉस ने याद दिलाते हुए चिल्लाया। वह जानता था कि जब भी हिले एक कौशल को सक्रिय करती थी तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत खर्च होती थी। शांत होने के बाद गॉस को भी अपनी खूबी का एहसास हुआ। एक इंसान होने के नाते भले ही उसकी शारीरिक ताकत, सहन शक्ति और तेजी में सिर्फ 5 के औसत अंक थे, फिर भी वह गॉब्लिनों से बेहतर था। आम इंसान एक ही बार में 2 से ज्यादा गॉब्लिनों से लड़ने में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वे कई दिशाओं से होने वाले हमलों को सहन नहीं कर पाते हैं। बार बार होने वाले हमलों के तहत वे तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाते थे और गॉब्लिनों द्वारा आसानी से दबाकर मार दिए जाते थे। लेकिन उसकी साथ की बुद्धिमत्ता उसे लड़ाई के दौरान तेजी से सोचने की क्षमता देती थी। अपने मैज हैंड के चतुर उपयोग के साथ मिलकर वह लगातार कई गॉब्लिनों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। आई एम नॉट गॉब्लिन स्लेयर। C12 शिकारी और शिकार। छू! गॉस के कहने पर हेले ने कोई कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कौशल का इस्तेमाल न करने पर भी धनुष और तीर के साथ उसके सालों के अभ्यास ने उसे अच्छी सटीकता बनाए रखने की अनुमति दी। जब गॉब्लिन लगातार गॉस पर टूट रहे थे, तब हेले ने कई बार निशाना चूकने के बाद फिर से एक गॉब्लिन के ऊपरी हाथ और दूसरे की कमर को छेदा। गॉस ने अपनी लकड़ी की ढाल और भाले से हमलों को रोका, एक तरफ हुआ और घायल गॉब्लिन के पास पहुंचा।
शायद वह समझ गया था कि गॉस क्या करने वाला है। गॉब्लिन कांप रहा था और लड़खड़ाते हुए एक हाथ से एक कच्ची लकड़ी की लाठी को उठाकर गॉस को डराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गॉस ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वह वहां मौजूद ही न हो। उसके तेज विचार एक शांत अवस्था में आ गए थे और एक सरकते हुए कदम के साथ वह गॉब्लिन के पीछे पहुंच गया। उसने लकड़ी के भाले को आगे की ओर धकेला और गॉब्लिन की डरी हुई चीख के बीच भाला सीधे उसके दिल में जा घुसा, जबकि वह पहले से ही घायल था। गॉब्लिन मारा तारांकन 1। राक्षसों को मारने की कुल संख्या 4। उसने हिचकिचाया नहीं। अगले हमले से बचते हुए वह एक और गॉब्लिन की ओर दौड़ा जिसकी कमर में घाव था और उसने भाले को घाव में घुसा दिया। अपनी कलाई को घुमाते हुए भाले की नोक एक हल्की सफ़ेद चमक के साथ फिसलन भरे शरीर के अंदर जोर से घूमने लगी, जिससे उसे एक घातक झटका लगा। गॉब्लिन मारा तारांकन 1। राक्षसों को मारने की कुल संख्या 5। उसने महसूस किया कि वह इसमें और ज्यादा माहिर होता जा रहा है। उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का भाला मजबूत और ताकतवर था, जो एक हल्की सफ़ेद चमक में लिपटा हुआ था। जिस पल वह गॉब्लिन से टकराया, एक रहस्यमयी शक्ति फूट पड़ी, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई। ये संपर्क के समय रहस्यमयी शक्ति के फूटने की वजह से ही था कि वह गॉब्लिनों को ज्यादा आसानी से मार पा रहा था। उपाधि मिली, गॉब्लिन स्लेयर। यह उपाधि मारने की संख्या के साथ बेहतर होती है। मौजूदा असर नेमेसिस। गॉब्लिनों और उनकी उन्नत प्रजातियों के खिलाफ लड़ाई में पहुंचाया गया नुकसान 10% तक बढ़ जाता है। गॉस को याद आया कि उसके पास एक उपाधि थी। नेमेसिस के असर ने उसे गॉब्लिन जैसे जीवों का सामना करते समय ज्यादा ताकत दिखाने की अनुमति दी। इस समय युद्ध के बारे में उसे एक बार जो डर और घबराहट महसूस हुई थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हालांकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और जोरदार लड़ाई की वजह से उसकी सांस तेजी से चल रही थी, उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। उसने कत्लेआम के बाद बचे हुए 4 गॉब्लिनों को फिर से देखा। उसकी पन्ना जैसी आंखों में जमीन पर जलती हुई लपटों की परछाई दिख रही थी, जिससे कुछ गॉब्लिनों में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। गॉब्लिन जन्म से ही क्रूर लेकिन डरपोक जीव होते हैं। उनका चालाक स्वभाव उन्हें स्वाभाविक रूप से परिस्थितियों का आकलन करने में माहिर बनाता है। जब उनके पास ज्यादा संख्या होती है तो उनका क्रूर पक्ष हावी हो जाता है। ऐसे समय में गॉब्लिन निडर योद्धा बन जाते हैं, जो अपने शिकार को फाड़ते हुए जानवरों की तरह क्रूरता के साथ लगातार हमला करते हैं। यही कारण था कि वे अपनी गुफाओं से बाहर आकर लड़ाई करते थे। लेकिन अब जब उनके एक के बाद एक साथी गॉस के हाथों मारे जा रहे थे, खून बह रहा था और बेजान होकर जमीन पर गिर रहे थे, तो उनका डरपोक पक्ष सामने आ गया था। इसके अलावा गॉस से निकलने वाला एक अजीब बेचैनी का आभास था, जिससे उसका सामना करने वाले गॉब्लिन अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। घबराहट उनके बीच एक बीमारी की तरह फैल गई थी। अब शिकारी कौन था? शिकार कौन था? गॉस ने एक गॉब्लिन में घुसे हुए लकड़ी के भाले को देखा। उसकी नोक पहले ही टूट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि यह सफ़ेद चमक की वजह से हुआ था या फिर घटिया सामग्री के कारण। उसकी बाह में दर्द होने लगा था, इसलिए उसने हथियार बदलने का फैसला किया। उसने अपनी कमर में लटका खंजर बाहर निकाला। कई तीर चूकने के बाद एक तीर आखिरकार एक गॉब्लिन की पिंडली में जा लगा। हेले ने फिर से मदद की। ये देखकर गॉस ने खून से सने गहरे लाल मिट्टी पर कदम रखा और अपने खंजर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। खंजर के साथ वह और भी फुर्तीला हो गया। उसने ये भी पाया कि सोचने की इस तेज अवस्था में लगभग कम रिजोल्यूशन वाले बुलेट टाइम मोड की तरह हल्के हथियार उसके लिए ज़्यादा बेहतर थे। एक हाथ में ढाल और दूसरे में लगभग 2 मीटर लंबा भाला पकड़ने से उसकी हरकतें और मुड़ने की क्षमता बहुत सीमित हो गई थी। इस बीच बाकी 3 गॉब्लिन इतने डरे हुए लग रहे थे कि वे अपनी जगह पर जम गए थे। घूम अपने खंजर को ऊंचा उठाकर उसने उसे तिरछा नीचे की ओर मारा। सफ़ेद रोशनी से शक्तिशाली बना ब्लेड जैसे ही गॉब्लिन की त्वचा से टकराया और भी तेज हो गया। गॉब्लिन, जो विरोध करने में असमर्थ था, वध के लिए इंतजार कर रहे एक मेमने की तरह था। उसकी गर्दन, एक कंधा और एक बांह एक बड़े घाव में कट गई थी। खून छिटक गया, जिससे गॉस के आधे गाल फिर से लाल हो गए। एक और खत्म। राक्षसों को मारने की कुल संख्या 6। गॉस ने गुर्राया, लगातार जीतों के जोश में, और अपनी नज़र को पास ही मौजूद एक और गॉब्लिन की ओर मोड़ा। धम! उसने अपनी छोटी गोल ढाल उठाई और जिस पल वह गॉब्लिन की लकड़ी की लाठी से टकराई, उसकी सारी ताकत फूट पड़ी। गॉब्लिन की लकड़ी की लाठी उसके हाथ से फिसल गई और गिर गई। गॉस ने एक गहरी सांस ली, अपनी ताकत को इकट्ठा किया और खंजर से हमला किया, जिससे निहत्थे गॉब्लिन के पेट पर वार हुआ। राक्षसों को मारने की कुल संख्या 7। एक पेड़ पर चढ़ी हुई हेले इस दृश्य को बेसुध होकर देख रही थी। गॉस को क्या हुआ था? इतना ताकतवर,
गॉस में खून की प्यास के लक्षण दिखने लगे थे। हालांकि उसके दिमाग में एक चुभन महसूस हुई और लगातार ताकत के फटने की वजह से उसकी बाहें और जांघें अनियंत्रित रूप से कांपने लगी थीं। उसका शरीर और दिमाग जोश से भरा हुआ था। जंग लगे खून के स्वाद वाली लार को निगलते हुए उसने बचे हुए 2 गॉब्लिनों को देखा जो भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गॉस की क्रूरता के आगे लड़ने की अपनी इच्छा पूरी तरह से खो दी थी। हथियार पकड़े हुए उनके हाथ तेजी से कांप रहे थे। मैज हैंड, जादुई शक्ति हवा में फिर से प्रकट हुई। मैज हैंड ने गॉब्लिनों के डर की वजह से पैदा हुए कमजोर क्षण को पकड़ा और ऊपर से नीचे की ओर वार किया। 10 पाउंड से ज्यादा की ताकत के साथ उसने पहले गॉब्लिन के हाथ से सीधे हथियार गिरा दिया। फिर मैज हैंड ने दूसरे गॉब्लिन के हाथ से भी हथियार गिरा दिया। आखिरी 2 गॉब्लिनों को मैज हैंड ने पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। अब गॉस के सामने खुले और बेबस उन्होंने विरोध करने की अपनी आखिरी इच्छा भी खो दी। गॉस स्वाभाविक रूप से इस कीमती मौके को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। अपनी तेजी से चलती हुई छाती को दबाते हुए और अपने फेफड़ों में हो रहे भयानक दर्द को सहते हुए वह जल्दी से उनके पास पहुंच गया। दोनों हाथों से खंजर को कसकर पकड़े हुए उसकी कमर ने उसके कंधों, ऊपरी बाहों और निचली बाहों को एक साथ चलाया। खंजर को उसने आड़ा घुमाया और भागने की कोशिश कर रहे घबराए हुए गॉब्लिन के पेट को बेरहमी से काट दिया। उसकी आंतें एक भयानक झरने की तरह बाहर निकल आईं। राक्षसों को मारने की कुल संख्या 8। जमीन पर पड़े हुए गॉब्लिन के 2 हिस्सों को अनदेखा करते हुए गॉस की नज़र आखिरी गॉब्लिन का पीछा कर रही थी जो भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दांत भींचे और जोर से कदम रखा, जमीन पर बिखरी हुई बदबूदार आंतों और अंदरूनी अंगों को कुचला और फिर आगे भागा। 3 तेज कदमों में वह आखिरी गॉब्लिन तक पहुंच गया जो बस जंगल में घुसने वाला था। छपाक, खंजर उसकी पीठ में घुस गया और आखिरकार गॉब्लिन के नर्म टोफू जैसे पेट में चला गया। गॉस ने अपनी कलाई को जोर से घुमाया जिससे गॉब्लिन के शरीर के अंदर खंजर उसके अंदरूनी अंगों को फाड़ रहा था। दहाड़, गॉब्लिन ने आखिरी अनिच्छुक दहाड़ लगाए। गॉस ने अपना खंजर बाहर निकाला लेकिन अचानक उसके पैर कमजोर हो गए। उसके शरीर की ताकत अचानक खत्म हो गई, वह लगभग गिर ही गया था। उसने अपने हाथों से खुद को संभाला और आधा जमीन पर घुटने टेक दिए। लगातार तेजी से हो रहे वारों ने उसकी सहनशक्ति को उम्मीद से ज्यादा तेजी से खत्म कर दिया था और अब उसे ज्यादा काम करने की हद तक पहुंचा दिया था। राक्षसों को मारने की कुल संख्या 9। अपने कांपते हुए पिंडलियों और बाहों को देखते हुए गॉस हाँफने लगा। उसका कपड़े का कवच पहले ही फटा हुआ था और उसके शरीर पर लापरवाह वारों से कुछ नए कट लगे थे। सिस में थोड़ा दर्द हो रहा है। गॉस ने अस्थायी रूप से अपनी तरफ की लड़ाई को खत्म कर दिया। जोश खत्म हो गया था और उसकी जगह उसके शरीर और दिमाग में थकावट और दर्द ने ले ली थी। उसने असल में अपनी सीमाओं से ज्यादा काम कर दिया था। शुरू में गॉब्लिन जासूस के साथ एक पर एक लड़ाई के अलावा उसने लगातार एक ही बार में 7 गॉब्लिनों को मार डाला था। यह आंशिक रूप से हेले की दूर से लगातार तीरंदाजी की वजह से हुआ था। उसके स्थिर तीरों से गॉब्लिनों को पीछे हटने, अपनी जगह बदलने और घायल करने की वजह से गॉस को चकमा देने और घातक वार करने के इतने मौके नहीं मिलते। अगर लड़ाई ज्यादा देर तक चलती तो जीत निश्चित रूप से 7 गॉब्लिनों के पक्ष में चली जाती। लेकिन आखिरकार हेले केवल सहायक थी। मौजूदा नतीजे का मुख्य श्रेय गॉस की लड़ने की दृढ़ इच्छा को जाता था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह गॉब्लिनों का बेरहमी से कत्लेआम कर रहा था, उनकी लड़ने की ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। अगर कुछ भी हो तो वह कमजोर पक्ष हो सकता था। तेज सोच, नेमेसिस का असर और उसकी क्रूरता की वजह से गॉब्लिनों में पैदा हुई घबराहट, इन सभी कारकों के बिना लड़ाई का नतीजा पूरी तरह से उल्टा हो सकता था। जैसा कि कहा जाता है, जब शरीर अपनी सीमा तक पहुंचता है तो इच्छाशक्ति आपको आगे बढ़ाती है। गॉब्लिनों ने आखिर में लड़ने की अपनी भावना खो दी, जबकि गॉस, हालांकि शारीरिक रूप से थका हुआ था, और भी ज्यादा हिम्मत के साथ लड़ा। यही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। पेड़ों की चोटी पर हेले ने अपना धनुष नीचे कर दिया। बार बार तीर खींचने और चलाने की वजह से उसकी बाहों में दर्द हो रहा था और वे फड़क रही थीं, जो साफ तौर पर तनाव को दिखा रही थीं। जैसे ही दोनों ने सांस ली, एक लड़के की दर्द भरी चीख दूसरी दिशा से सुनाई दी। ये बेल की आवाज़ थी। हाँ, हेले की मदद और गॉस के मुख्य हमले के अलावा दोनों ने मिलकर 9 गॉब्लिनों को मार डाला था। अभी भी 9 गॉब्लिन बेल, मिया और 3 अन्य गांव वालों को घेरे हुए थे। आई एम नॉट गॉब्लिन स्लेयर। C13 पतन के कगार पर। इस समय दूसरी जगह चल रही लड़ाई पतन के कगार पर थी। हालांकि 4 गॉब्लिनों के शव जमीन पर पड़े थे, लेकिन मुख्य बल बेल भी वहीं दर्द भरी चीखें मारते हुए पड़ा था। उसका दाहिना अकिलीज टेंडन एड़ी की नस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था,
ऐसा लग रहा था मानो उसमें से एक बड़ा छेद जिंदा खोदकर निकाला गया हो। तेजी से हाँफते हुए मिया ने घबराकर बेल की तरफ देखा। जब उसने 2 गॉब्लिनों को बेल के पास चुपके से आते हुए देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बेल के करीब जाने की कोशिश की ताकि गॉब्लिनों को उस पर हमला करने से रोक सके, लेकिन उसके रास्ते में एक गॉब्लिन था जो बाकी गॉब्लिनों से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी था। अपने उन साथियों के विपरीत जो इंसानी बच्चों के आकार के थे, ये 2 मीटर लंबा था, जिसकी मांसपेशियां और हड्डियां मोटी थीं। उसका उग्र चेहरा, नुकीले दांतों से सजा हुआ, एक जबरदस्त दमन का एहसास दे रहा था। वह एक काली लोहे की छुरी चला रहा था, जो बनावट में कच्ची थी लेकिन उसका ब्लेड चौड़ा था। इसके अलावा उसने एक बेढंगा चमड़े का कवच पहना हुआ था। अगर बाकी गॉब्लिन सिर्फ कचरा थे तो यह निस्संदेह उनका नेतृत्व करने वाला एक कुलीन था। एक बड़े आकार, मजबूत मांसपेशियों और बेहतर उपकरणों के साथ उसके पास निचले स्तर के साहसी लोगों का सीधे सामना करते समय एक स्पष्ट फायदा था। मिया को रोक रहे गॉब्लिन ने अपनी छुरी को नीचे की ओर घुमाया। ब्लेड हवा में एक ठंडी सीटी के साथ कटा। हताशा में मिया के पास अचानक हुए हमले को रोकने के लिए अपनी दोहरी छुरी को अपने सामने क्रॉस करने का ही समय था। धम, हथियार टकराए और अंधेरी रात में चिंगारियां कुछ देर के लिए चमकीं। फिर एक जबरदस्त ताकत से मिया पीछे की ओर उड़ गई। गॉस ने ये सब देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी चमक उठी। मिया, जो 2 खंजर चला रही थी, स्पष्ट रूप से रेंजर या रोग जैसी फुर्तीली, चुपके से काम करने वाली क्लासों की तरफ बढ़ रही थी। इसके अलावा उसका छोटा कद उसके लिए इस बड़े गॉब्लिन का सीधे खंजर से लंबे ब्लेड से मुकाबला करते समय नुकसानदेह था। और क्योंकि वह दूसरों को बचाने पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया था। लानत है, मिशन के विवरण में साफ साफ कहा गया था कि वे सभी साधारण गॉब्लिन थे। गॉस ने मन ही मन कोसते हुए कहा। उसकी याददाश्त के अनुसार इस दुनिया में बड़ी संख्या में गॉब्लिनों के बीच पेशा वाले कुलीन व्यक्ति भी उभर सकते थे, जैसे कि बड़े गॉब्लिन, गॉब्लिन शमन, 2 सिर वाले गॉब्लिन वगैरह। ये कुलीन सामान्य गॉब्लिनों की तुलना में दुर्लभ थे। वह गॉब्लिन, जो एक कप्तान जैसा लग रहा था, शायद जानबूझकर गहरी रात में छिपा हुआ था या लड़ाई शुरू होने के बाद ही गुफा से बाहर आया था। दोनों ही मामलों में गॉस ने पहले उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वह निस्संदेह बड़े गॉब्लिन के आदिप्रारूप की ओर विकसित हो रहा एक खास व्यक्ति था। उसकी ताकत अभी भी एक असली बड़े गॉब्लिन से बहुत दूर थी, लेकिन वह पहले से ही अपने छोटे साथियों से कहीं ज्यादा थी। असली पेशेवरों के लिए यह अभी भी एक काफी सामान्य राक्षस हो सकता है, और उसे मारना एक सामान्य गॉब्लिन को मारने से ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता है। लेकिन उन निचले स्तर के साहसी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक पेशेवर क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, यह एक भयानक अस्तित्व था जो पूरी टीम को खत्म करने में सक्षम था। एक ताकतवर व्यक्ति के नेतृत्व वाले गॉब्लिन सैनिकों में लड़ने की एक मजबूत इच्छा होती थी। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि हालांकि 4 गॉब्लिन पहले ही मारे जा चुके थे, फिर भी बाकी गॉब्लिन अपने अपने दुश्मनों पर ही ध्यान दे रहे थे। 3 गॉब्लिनों ने 3 गांव वालों को दबा रखा था। 2 अन्य गॉब्लिन बेल के चारों ओर खतरनाक सांपों की तरह चक्कर लगा रहे थे, एक घातक हमले का इंतजार कर रहे थे। मुख्य बड़ा गॉब्लिन मिया को दबा रहा था, जो अभी भी कुछ लड़ने की क्षमता बनाए हुए थी, लेकिन साफ तौर पर उनके बीच ताकत का एक स्पष्ट अंतर था। मिया की अब तक की सहनशक्ति शायद उसकी ताकत पर भी निर्भर नहीं थी, बल्कि सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह एक इंसान महिला थी और बड़ा गॉब्लिन उसे सही सलामत पकड़ना चाहता था। गॉस ने ये सब देखा और उसका दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगा। मिया और गांव वालों को उनके विरोधियों ने रोक रखा था और बेल पहले ही घायल हो चुका था और लड़ाई से बाहर था। बेल के चारों ओर चक्कर लगा रहे 2 गॉब्लिन स्पष्ट रूप से बहुत ही खतरनाक थे। बेल ने दर्द में अपनी लंबी तलवार चलाई, लेकिन दर्द से तड़पते हुए उसने अपनी शांति खो दी थी और वह सिर्फ अपनी बची हुई ताकत को बर्बाद कर रहा था। एक बार जब वह थक जाता तो दोनों गॉब्लिन उस पर झपट पड़ते और उसे खत्म कर देते। लड़ाई पूरी तरह से गॉब्लिनों के पक्ष में झुक जाती। गॉस जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने लगा। अगर ये लड़ाई हार जाती तो न तो वह और न ही हिले बच पाते। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, चक्कर आने से वह अभिभूत हो गया, जैसे कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया का दौरा पड़ा हो, और दुनिया घूमने लगी। बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। एक बार जब आप लंबी दूरी की दौड़ने की योजना शुरू करते हैं तो आप बीच में रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से शुरू करने पर आपके शरीर पर पिछली दौड़ से कई गुना ज्यादा बोझ और थकान आ जाएगी। गॉस की हाल की लड़ाई में एक लंबी दौड़ से कहीं ज्यादा सहनशक्ति का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए उसकी हालत और भी बदतर थी। उसने अभी अभी जिस बुलेट टाइम के बहुत कम वर्जन में प्रवेश किया था, उसकी एक कमी भी खोज ली। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया और लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी,
उसका शरीर अति उत्तेजित दिमाग के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। इस अवस्था से शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान और खपत होती थी, फिर भी लड़ाई के दौरान वह इससे अनजान था। इस समय उसकी जांघें इतनी भारी लग रही थीं मानो वे शीशे से भरी हों। हर हरकत के साथ पूरे शरीर में दर्द और चुभन हो रही थी। उसके कपड़े के कवच से रगड़ते हुए छोटे छोटे घाव उसे लगातार परेशान कर रहे थे। उसकी हालत उम्मीद से कहीं ज़्यादा खराब थी। से साफ उसे लगा कि उसके शरीर की हर एक मांसपेशी अब उसकी नहीं थी। खड़े रहने पर उसकी पिंडली की मांसपेशियां लगातार कांप रही थीं, मानो उसे खुद पर दबाव न डालने और लेटकर आराम करने के लिए मना रही हों। मिया, जो दूर चली गई थी, उठी और उसने गॉस को मुश्किल से खड़ा होते हुए देखा। उसकी आशा की आखिरी किरण टूट गई थी। वह भी अपनी सीमा के करीब थी। थरस्ट कौशल के कई इस्तेमाल ने उसकी पिंडलियों और बाहों में मांसपेशियों में खिंचाव पैदा कर दिया था। धम धम धम। मजबूत गॉब्लिन ने उसे सांस लेने का समय नहीं दिया। वह जल्दी से पास आ गया और बार बार अपनी लंबी छुरी को घुमाने लगा। हर वार से मिया के कसकर पकड़े हुए खंजर बचाव में और ज्यादा तेजी से कांपने लगे। गॉस ने एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि सभी को एक चट्टान के किनारे पर धकेल दिया गया था। मौत की रेखा आने ही वाली थी। लेकिन ये पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति नहीं थी। अभी भी उम्मीद थी। भयंकर दर्द को सहते हुए उसने हेले की ओर देखा, जो पेड़ के तने पर भी कमजोर पड़ चुकी थी। वे सभी एक ही धागे पर टिड्डों की तरह थे। उन्हें अपना सब कुछ देना था। उसने बेल के चारों ओर चक्कर लगा रहे दो गॉब्लिनों की ओर इशारा किया और पूरी ताकत से उस पर चिल्लाया, हेले, पहले की तरह मेरे लिए हमला करने का एक और मौका बनाओ, प्लीज। भले ही उसके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद गहरे हरे रंग में अटूट दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वह दृढ़ संकल्प हवा को पार करके हेले तक पहुंच गया। हालांकि वह समझ नहीं पाई कि एक साधारण गॉब्लिन को मारने का एक और मौका अब किस काम आएगा। उसने बिना शर्त गॉस पर भरोसा करने का फैसला किया, क्योंकि गॉस की पहले की वीर और खूनी लड़ाई ने उसका भरोसा जीत लिया था। भले ही वे 2 दिनों से भी कम समय से साथी थे और वह नहीं समझती थी कि गॉस के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। जैसे ही हवा उसकी छाती में भर गई और उसकी सांस थोड़ी शांत हुई, हेले ने गॉस को सिर हिलाकर हाँ कहा। उसके चेस्टनट रंग के बाल पसीने से भीग गए थे, जो उसके माथे से चिपके हुए थे। उसने उलझे हुए बालों को एक तरफ धकेला और कांपती हुई बाहों के साथ अपने पीछे के तरकश से एक तीर निकाला। तीर का पंख हल्के से धनुष की डोरी पर टिका। उसने धनुष नहीं खींचा बल्कि गॉस की ओर देखा, ये संकेत देते हुए कि वह तैयार थी। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। इस अगले वार के बाद वह शायद कुछ समय के लिए अपनी सारी ताकत पूरी तरह से खो सकती थी। गॉस अपने खंजर उठाते हुए लड़खड़ाया। उसने अपनी दर्दनाक, कठोर, पत्थर जैसी जांघों को हिलने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसने बेल की दिशा में रेंगना शुरू कर दिया था। 1 कदम, 2 कदम। वह क्या कर रहा था? मिया से लड़ रहे बड़े गॉब्लिन ने गॉस की मुश्किल हरकत पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में भ्रम की एक चमक दिखाई दी। उसके पास एक बच्चे के बराबर सोचने की शुरुआती क्षमता थी, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पाया कि अपने 2 अधीनस्थों की ओर आ रहा यह अस्थिर इंसान क्या खतरा पैदा कर सकता था। उसने अपनी नज़र हटाए। अब वह हानिरहित गॉस पर ध्यान नहीं दे रहा था। दहाड़। उसने अपना मुंह खोला और मिया पर गुस्से से दहाड़ा। उसके लगातार विरोध ने उसे पहले ही चिड़चिड़ा कर दिया था। एक बच्चे की तरह जो एक खिलौने में दिलचस्पी खोने वाला हो। उसकी आंखें सनकरी हो गईं और मिया पर उसकी नज़र क्रूरता से तेज हो गई। आई एम नॉट गॉब्लिन स्लेयर। C14 अंतिम आतिशबाजी। गॉस लड़खड़ाते हुए बेल के पास पहुंचा। इस समय ज्यादा खून बहने की वजह से बेल का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके हाथ में तलवार अभी भी कांप रही थी। दोनों में से किसी भी गॉब्लिन की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही गॉस उनके पास आया, उन्होंने एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा। गॉस का पूरा शरीर चिपचिपे, बदबूदार खून में बार बार भीगा हुआ था, जो लगभग सूखने लगा था। उसने अपने शरीर पर लगी गंदगी पर ध्यान नहीं दिया। चलते हुए कुछ पलों का फायदा उठाकर उसने पहले ही फिर से कुछ ताकत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। गॉब्लिनों को ऊपर देखते हुए उसकी नज़रें उनसे मिलीं। दोनों गॉब्लिनों ने हवा को सूंघा, और जब गॉस करीब आया तभी उन्हें एक जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ, उनके अपने ही साथियों के खून की बदबू। एक अदृश्य दबाव एक बार फिर से गॉस से निकलने लगा। मरे हुए गॉब्लिन बच्चों की प्रतिशोध भरी आत्माएं उसके पीछे चिपकी हुई थीं, रेंग रही थीं और चिल्ला रही थीं, अपने अधूरी इच्छाओं को बाहर निकाल रही थीं। गॉस में पहले से ही साधारण गॉब्लिनों पर एक हल्का दमनकारी प्रभाव था, जो चूहों पर बिल्ली की आनुवंशिक प्रवृत्ति के समान था। उसने बची हुई थोड़ी सी ताकत इकट्ठा की और अपने हाथ में मौजूद खंजर को एक गॉब्लिन की ओर घुमाया।
दुर्भाग्य से, भले ही उसने गॉब्लिन को डरा दिया था, उसकी ताकत उसकी सामान्य स्थिति के 1/3 से भी कम थी। गॉब्लिन 2 कदम पीछे हट गया, उसके अचानक हुए हमले से बचते हुए। दूसरे गॉब्लिन की धुंधली आंखों में चालाकी चमक उठी। गॉस की हरकत ने एक बार फिर उसकी डराने की कोशिश को हिला दिया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह इस समय कितना कमज़ोर था। पहले कांपती हुई डरपोक भावना धुएं की तरह गायब हो गई और उसकी जगह लालच और बढ़ती हुई खून की प्यास ने ले ली। छू शह, उस समय एक काली लकीर हवा को चीरती हुई निकली। चांदी जैसी चांदनी में लिपटा हुआ तीर का सिर 20 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ता हुआ गया और गॉस के हमले से बच रहे गॉब्लिन की छाती में सटीक तरह से घुस गया। ये हेले थी जिसने अपना धनुष खींचकर तीर चलाया था, जिसने फिर से लंबी दूरी से मदद करने के लिए जबरदस्ती अपना कौशल सक्रिय किया था। अब से ये तुम पर निर्भर है। हेले की बांह नीचे लटक गई, जो लाल चमक रही थी। उसने अपना कौशल फिर से इस्तेमाल करके अपनी आखिरी ताकत भी खत्म कर दी थी। अब उसके पास अपनी बांह उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। अपने कौशल का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद के असर की वजह से उसकी छाती में दर्द से जल रही थी। एक पेड़ के तने से टिककर वह हाँफते हुए गॉस को देख रही थी। गॉस ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। लगभग उसी पल जब तीर लगा, उसने दोनों हाथों से अपने सामने खंजर को कसकर पकड़ लिया। अपने पैरों के नीचे हो रहे चुभने वाले दर्द को सहते हुए वह घायल गॉब्लिन की ओर दौड़ा। उसके शरीर में गति थी और उसने अपने खंजर को तीर से बनी हुई उसकी छाती के घाव पर दबा दिया। ब्लेड मांस और खून में धंस गया। खून हर जगह छिटक गया, लेकिन उसने हिलना बंद नहीं किया। गॉब्लिन दर्द में चिल्लाया और कई मीटर आगे की ओर भागा। गॉब्लिन की जान तेजी से खत्म हो रही थी, मानो वह एक बड़े ट्रक से सिर के बल टकराया हो। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। खों खों, गॉब्लिन के मुंह से ताज़ा खून निकला, जो गॉस की छाती पर जा गिरा। वह गॉब्लिन, जो गंभीर रूप से घायल हो चुका था, आखिरकार उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें काली पड़ गईं, वह पूरी तरह से बेजान हो गया और शांत हो गया। इस समय गॉस की आंखों के सामने टेक्स्ट दिखाई दिया। गॉब्लिन मारा तारांकन 1, राक्षसों को मारने की कुल संख्या 10। अगला चरण, राक्षसों को मारने की कुल संख्या को 50 तक इकट्ठा करें। पुरस्कार मिला, पेशा कौशल रैंक 1 मंत्र मैजिक मिसाइल। ताकत जोड़ 1, वर्तमान ताकत 6। सिर्फ कुछ सांसों में एक नई ताकत की लहर गॉस के शरीर के अंदर तेजी से उठने लगी। उसका एक बार सूखा हुआ शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश से पोषित हो रहा हो। वह फिर से जीवंत हो गया। तुरंत उसने अपनी सांसों को लंबा महसूस किया। उसके अंदरूनी अंग साफ तौर पर मजबूत हो गए। उसकी कांपती हुई कमजोर बाहें और पैर, साथ ही ज्यादा काम करने की वजह से थकी हुई नसें और ऊतक पोषित प्रवाह के तहत धीरे धीरे फिर से आराम से आ गए। उसके अंदर भरपूर सहनशक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के घावों के अलावा उसकी हालत पूरी तरह से नई हो चुकी थी। जैसा सोचा था, एक नए चरण तक पहुंचने पर साहसी व्यक्ति का मैनुअल नए पुरस्कार देता है। एक गहरी सांस लेते हुए उसके दिमाग में ताज़ा अंकित मंत्र और उसकी बहाल हुई शारीरिक ताकत से उसे आश्वासन मिला। हत्या ने उसे इस लड़ाई में फिर से उठने की ताकत दी थी। उसने दूसरे गॉब्लिन की ओर देखा जिसने मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी। उसका चेहरा बिना भावों के था। थोड़ा सा शरीर हिलाने पर गॉब्लिन की लकड़ी की लाठी उसकी ओर घूम गई, लेकिन उससे आसानी से बचा गया। ताकत में बढ़ोतरी ने उसकी शारीरिक ताकत को भी एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था, जिससे उसके मजबूत दिमाग और शरीर के बीच की बेमेल देरी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अब एक अकेला साधारण गॉब्लिन उसके सामने और भी कमज़ोर था। खंजर का ब्लेड चांदी जैसा चमका जैसे ही वह पलक झपकते ही गॉब्लिन की कमर और पेट में घुस गया। पुरानी ताकत जा चुकी थी, नई ताकत अभी पूरी तरह से नहीं बनी थी। गॉस ने अपनी कलाई को घुमाया, अंदरूनी अंगों को कुचल दिया, फिर खून को एक ही गति में बहने देने के लिए खंजर को बाहर निकाल लिया। गॉब्लिन मारा तारांकन 1, राक्षसों को मारने की कुल संख्या 11। एक पेड़ के तने से टिककर हाँफ रही हेले ने यह देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बस कुछ सेकंड पहले गॉस पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन अब एक ही पल में लड़ाई में उसके पुनर्जन्म ने उसे यह समझने में असमर्थ कर दिया कि अभी अभी क्या हुआ था। लेकिन जल्दी ही उसके पहले के उदास दिल में उम्मीद फिर से जग गई। अगर गॉस अपनी लड़ने की शक्ति फिर से हासिल कर सकता है तो शायद। दहाड़, जंगल में एक गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ गूंज उठी, जिसने हेले के विचारों को तोड़ दिया। बड़े गॉब्लिन की बड़ी तलवार अचानक जबरदस्त ताकत के साथ फट पड़ी। मुश्किल से खुद को रोके हुए मिया को लगा कि उसने अपनी बांह के टूटने की साफ आवाज़ सुनी है। टूटी हुई हड्डी के दर्द की वजह से उसके हाथ में मौजूद विरोध जल्दी से खत्म हो गया। धड़ाम, मिया हवा में सीधे उड़ गई।
उसका छोटा शरीर एक पेड़ के तने से जोर से टकराया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया, फिर वह उछलकर जमीन पर गिर गई। बड़े गॉब्लिन का चेहरा भयंकर रूप से बिगड़ गया। इंसान के खून की मीठी खुशबू ने उसके पूरे शरीर को गर्मी से भर दिया। उसने दूर पड़े हुए बेजान शरीर को देखा, अपनी होंठों को चाटते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम। अचानक पीछे से एक तेजी से आने की आवाज आई। एक छोटी सी हलचल के बाद उसकी पीठ में एक तीखा दर्द चुभा। खंजर चमड़े के कवच में एक खाली जगह से घुस गया था और उसकी कमर में जा घुसा था। तुरंत एक भयानक दर्द उसके पेट के निचले हिस्से में तेजी से फैल गया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। दर्द से बड़े गॉब्लिन की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी गर्दन को जोर से घुमाया, खून भरी आंखों से गॉस को घूरा, जिसने अभी अभी खंजर फेंका था और दूरी बनाए रखने के लिए पीछे हट गया था। अब पूरी तरह से गुस्से में डूबा हुआ, उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका एक बार लड़खड़ा रहा दुश्मन अचानक ताकत के साथ फिर से कैसे पैदा हो गया। वह बस उस इंसान को फाड़कर अलग करना चाहता था, उसकी आंतें बाहर निकालना, उसका दिल निकालना, उसके शरीर के हर एक टुकड़े को तब तक खाना जब तक कुछ भी न बचे, तभी वह उस पीड़ा को कम कर सकता था जो वह महसूस कर रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभर आईं। अनजाने में उसकी त्वचा एक गहरे लाल रंग में बदल गई थी। मुड़ी हुई मांसपेशियां गुस्से से जागृत हुई भयानक ताकत के साथ धड़कने लगी। वह पूरी तरह से एक खून के प्यासे जानवर में बदल गया। वह और ज्यादा मजबूत हो गया था। पागल हो चुके गॉब्लिनों के विपरीत, गॉस, जो अब उसका सामना कर रहा था, भयानक रूप से शांत था। उसका दिमाग इतना ज्यादा केंद्रित कभी नहीं हुआ था। एक रात की लड़ाई ने उसकी आत्मा को इस छोटे से पल में पूरी तरह से एक खास अवस्था में बदल दिया था, एक मानसिक प्रवाह अवस्था जिसका साधारण लोग सिर्फ सपना देख सकते थे। धड़ाम। बड़ा गॉब्लिन चला। उसने जमीन पर पैर मारा, जिससे एक गड़गड़ाहट जैसी कंपन हुई। उसकी मांसपेशियां ताकत के साथ फट पड़ीं, एक टैंक की तरह गॉस की ओर दहाड़ते हुए दौड़ीं। हवा भी मानो फट गई थी। युद्ध के मैदान के किनारे पर बचे हुए आखिरी साथी सभी उत्सुकता से देख रहे थे। क्या यह अभी भी एक गॉब्लिन है? गॉब्लिन का ये पागल, अपरिचित रूप इतना ताकतवर था कि हेले को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अभी भी एक गॉब्लिन है। उसने अपनी सांस रोक ली। जमीन पर कमजोर पड़े मियाँ और बेल ने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। ठुड्डी को जमीन पर रखकर उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाकर युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर देखा। क्या वह ऐसा कर पाएगा? गॉस अपने साथियों के विचारों को नहीं सुन सका। उसने सिर्फ अपने सामने मौजूद चीज पर ध्यान केंद्रित किया। उसका एक हाथ उसकी छाती के सामने था और उसकी आंखों में मौजूद इच्छाशक्ति एक ठोस चीज में बदलने वाली थी। 7 अंक की बुद्धिमत्ता। ये सिर्फ 5 अंकों से थोड़ा ज्यादा नहीं था। ये संभवतः 2 से 3 गुना का अंतर था। लेकिन अब तक उसने कभी भी अपनी मानसिक क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया था। 7 अंकों की बुद्धिमत्ता ऐसी चीज नहीं थी जिसे सिर्फ कुछ दिनों के मंत्र अभ्यास से पूरी तरह से निकाला जा सके। अब पूरी ताकत से इस भयानक दुश्मन का सामना करते हुए ही उसकी तनी हुई आत्मा आखिरकार अदृश्य बाधा को तोड़ पाए। भरपूर मानसिक शक्ति उसके दिमाग में जोरदार तरीके से उमड़ पड़ी और उसके पतले काले बाल ऐसे हिलने लगे मानो हवा चल रही हो। नया अंकित रैंक एक मंत्र मैजिक मिसाइल उसी समय जागृत हो गया। सफलतापूर्वक मंत्र डालने की कुंजी ध्यान केंद्रित करना था। अब उसकी आत्मा 100% सक्रिय होने के साथ पूरी दुनिया शुद्ध और सरल महसूस होने लगी। बड़ा गॉब्लिन पास आया। उसकी नुकीली दांतों से लार हवा में छिटक गई। वह गॉस को कुचलने के इरादे से आगे बढ़ा। गॉस की इच्छाशक्ति और भी ज्यादा केंद्रित हो गई। अगले पल उसकी हथेली में एक नीली रोशनी चमकने लगी। रोशनी शुरू में हल्की थी लेकिन जल्दी ही फैल गई। वह लगातार चमकदार रोशनी छोड़ रही थी, अंधेरे को निगल रही थी और गहरे काले जंगल को रोशन कर रही थी। जब तक नीली गेंद उसके हाथ में पूरी तरह से जम गई, तब तक गॉब्लिन सिर्फ 5 मीटर दूर था। उसकी तेजी से वह 1 सेकंड से भी कम समय में गॉस तक पहुंच जाएगा और उसे फाड़ देगा। लेकिन यह 1 सेकंड एक अभेद्य खाई जैसा महसूस हुआ। भारी नीली गेंद को गॉस ने जोरदार तरीके से फेंका। बूम! भारी गेंद एक अंडाकार बीम में फैल गई। भयानक तेजी के साथ वह बड़े गॉब्लिन के ताकतवर पेट में जा घुसी। धम! बड़े गॉब्लिन के शरीर को मैजिक मिसाइल ने ऐसे मारा जैसे कोई ट्रेन से टकराया हो। बिना किसी विरोध की क्षमता के वह पीछे की ओर उड़ गया। नीली आभा उसके पेट से तेजी से फैल गई जैसे ही उसने गॉब्लिन को उड़ा दिया। आभा ने पलक झपकते ही उसकी त्वचा, मांस और हड्डी को फाड़ दिया। इस जादुई लहर के तहत गॉब्लिन का पूरा ठोस शरीर नाजुक और टूटा हुआ था। धम! नीली जादुई शक्ति गॉब्लिन के शरीर से आर पार हो गई, जमीन से टकराए और फट गई। चमकदार नीली रोशनी और गहरे लाल खून मिलकर जंगल को ऐसे रोशन कर रहे थे जैसे रात में आतिशबाजी हो रही हो।
आई एम नॉट गॉब्लिन स्लेयर। C15 गांव के नायक। जादुई ऊर्जा की किरण गायब हो गई। बड़े गॉब्लिन के पेट में एक मुट्ठी के आकार का घाव हो गया था। धड़ाम। गॉब्लिन जोर से गिर गया, उसकी छुरी और शरीर जमीन से टकराए, जिससे धूल के बादल उठ गए। गॉस अपनी मैजिक मिसाइल डालने की मुद्रा में जमा रहा, पूरी तरह से बेजान। सिर्फ उसकी आंखें हिलीं और युद्ध के मैदान में बचे हुए 3 गॉब्लिनों पर टिक गईं। जो गॉब्लिन गांव वालों को घेरे हुए थे, वे भी जबरदस्त जादुई हलचल से चौंक गए। अपने सबसे ताकतवर योद्धा को उस शक्तिशाली मंत्र से तुरंत हारते हुए देखकर और अब उन पर टिकी हुई गॉस की नज़र को देखकर उनके शरीर छन्नी की तरह अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उनकी सीमित बुद्धिमत्ता के साथ भी इन साधारण गॉब्लिनों ने समझ लिया कि काले बालों वाला, हरी आंखों वाला इंसान, जिसमें उनकी जान आसानी से लेने की भयानक ताकत है। बिना किसी हिचकिचाहट के गॉब्लिनों ने अपने दुश्मनों और अपने मारे गए साथियों के कटे हुए टुकड़ों को छोड़ दिया, अपनी हथियार और कवच फेंकते हुए पूरी तरह से शर्मिंदा होकर भागने लगे। गॉब्लिन आखिरकार इसी तरह के जीव थे। ये खत्म हो गया। गॉस ने राहत की सांस ली जैसे ही उसने शांत हो चुके जंगल को फिर से देखा। उसने 3 गॉब्लिनों का पीछा करके उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का इरादा नहीं किया था। सच कहूं तो अपनी जनजाति से अलग हुए गॉब्लिन आमतौर पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते थे, जब तक कि वे किसी और गॉब्लिन जनजाति को ढूंढकर स्वीकार नहीं हो जाते। अकेले गॉब्लिन आमतौर पर जंगली जानवरों या अन्य प्राकृतिक खतरों का शिकार हो जाते थे। और सबसे ज़रूरी बात, गॉस के जादू की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैजिक मिसाइल डालने से पहले उसकी जादू की शक्ति असल में काफ़ी ज़्यादा थी। आखिरकार एक जादू के रूप में मैज हैंड में बहुत कम जादू की शक्ति लगती थी। हाल की लड़ाई में उसकी सहनशक्ति पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी उसके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा जादुई शक्ति बची हुई थी। लेकिन उस एक मैजिक मिसाइल ने, जिसने तुरंत बड़े गॉब्लिन को मार दिया था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मैजिक मिसाइल के लिए जादुई शक्ति की आवश्यकता भयानक रूप से ज़्यादा लग रही थी। जादुई शक्ति का पूरी तरह से खत्म होना गंभीर शारीरिक और मानसिक तनाव लाता था। उसके दिमाग में दर्द की लहरें उठ रही थीं। इतने ताकतवर दुश्मन को हराने के बाद उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। यही मुख्य कारण था कि वह बेजान खड़ा रहा, सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं। सौभाग्य से उसने अपने जादू से बचे हुए डराने वाले प्रभाव का फ़ायदा उठाया और सिर्फ एक नज़र से 3 गॉब्लिनों को डराकर भगा दिया। नहीं तो सभी की मौजूदा हालत को देखते हुए उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। साहसी व्यक्ति, क्या तुम ठीक हो? 3 गांव वालों को भी कुछ चोटें लगी थीं, हालांकि इतनी नहीं कि हिलने डुलने में दिक्कत हो। आमतौर पर साधारण गॉब्लिन एक पर एक लड़ाई में इंसानों के खिलाफ कोई फायदा नहीं रखते थे, लेकिन यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी। गॉब्लिनों की संख्या ने उनकी ताकत बढ़ा दी थी और गहरी रात ने अतिरिक्त मुश्किलें पैदा कर दी थीं। गॉस को बिना किसी और आदेश के बेजान खड़े देखकर उसकी नज़रें जंगल में गहरी टिकी हुई थीं। गांव वाले उसके इरादों को समझ नहीं पाए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे सावधानी से उसके पास पहुंचे। उन्हें अब एहसास हुआ कि यह खराब उपकरणों वाला, सामान्य दिखने वाला आदमी असल में टीम का असली नेता था, और एक असाधारण रूप से शक्तिशाली भी। वह अंतिम उल्का जैसी जादुई हमला एक अमिट छाप छोड़ गया था। बच गांव में उनकी शाम की बातचीत के लिए शायद एक और रोमांचक कहानी होगी। लड़ाई खत्म हो गई है, जाओ गुफा में पीड़ितों की तलाश करो, गॉस ने कहा, अभी भी अपनी जगह पर अड़ा हुआ था। और कृपया जल्दी गांव वापस जाकर मदद लाओ। मेरे साथियों को चोट लगी है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है, जैसे तुम्हारे गांव वालों को है। गॉस ने अपने टीम के सदस्यों की ओर देखा। यह साहसिक कार्य असाधारण रूप से क्रूर था। तलवारबाज बेल की टांग टूट गई थी, जिसके ठीक होने की संभावना अनिश्चित थी। गॉस की निर्णायक जादुई जीत को देखकर बेल की तनी हुई नसें आखिरकार शांत हो गईं, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। मिया की चोटें भी उतनी ही गंभीर थीं, हालांकि अंदरूनी थीं। वह जमीन पर बेजान पड़ी थी, उसके मुंह से लगातार खून टपक रहा था। दोनों की हालत गंभीर थी। इस मुश्किल से मिली जीत के बाद भी उनके ठीक होने की संभावना अनिश्चित थी। मिया और बेल की तुलना में गॉस और हेले की हालत कहीं बेहतर थी, हालांकि वे फिलहाल हिलने डुलने में असमर्थ थे। जहां तक पहले हमला किए गए गांव वाले की बात है, वह बहुत देर से हिला नहीं था, शायद वह पहले ही मर चुका था। थोड़ी ही देर बाद अंधेरे जंगल को फिर से कई मशालों से रोशन किया गया। सुबह हो गई। समय बताने वाली मुर्गे की बांग बच गांव में हमेशा की तरह गूंज उठी। एक बेचैन रात के बाद गांव एक अजीब शोक भरे माहौल में घिरा हुआ था। अच्छी खबर यह थी कि 2 गांव की महिलाओं को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था, हालांकि वे गुफा से बहुत ही कम कपड़े पहने हुए, गंदगी में ढंकी हुई, उनके शरीर पर बैंगनी और नीले घाव थे। कम से कम उनकी जान खतरे में नहीं थी।
जहाँ तक कि क्या उन्हें कोई और नुकसान हुआ था, गॉस में इतनी सामाजिक समझ थी कि वह ऐसे अनुचित सवालों में नहीं पड़ा। बुरी खबर ये थी कि एक गांव वाला मर गया था। वह मरा हुआ आदमी आयशा का भाई था। शुरू में जब खबर का इंतजार कर रहे गांव वालों ने मौत के बारे में सुना, खासकर उनके अपने किसी की कुछ नाराजगी सामने आई। उन्होंने साहसी दल को सिर्फ गॉब्लिनों से निपटने में नाकाम रहने और उनके साथ ही गांव वाले की मौत का कारण बनने का आरोप लगाया। लेकिन जब वे गॉब्लिन के ठिकाने पर पहुंचे और भयानक दृश्य देखा तो उनकी शिकायतें उनके गले में ही अटक गईं। जमीन खून से गहरे लाल रंग की हो गई थी, खून की बदबू बहुत ज्यादा थी। हर जगह हरे कटे हुए अंग पड़े थे, बाहें, हाथ, जांघें और अवर्णनीय अंग जिनमें से बदबूदार चिपचिपे तरल पदार्थ निकल रहे थे, आंतें, लीवर। हवा में मांस, मल और सड़ी हुई लाशों की मिली जुली बदबू थी। कमजोर पेट वाले कई गांव वालों ने उस भयानक दृश्य को एक बार देखा और तुरंत उल्टी कर दी। गंभीर रूप से घायल बेल और मियाँ के साथ और बचे हुए 3 गांव वालों के क्रूर लड़ाई के बारे में दिए गए जीवंत वर्णन के साथ गांव वालों की नाराजगी आभार में बदल गई। ये साहसी दल गांव के नायक बन गए थे। गॉस और उसकी टीम को गांव के सबसे अच्छे पत्थर के घर में रखा गया था ताकि वे ठीक हो सकें। हालांकि गांव में कोई ठीक ठाक डॉक्टर नहीं था, लेकिन एक जड़ी बूटी बनाने वाले का शागिर्द रात भर 2 घायल सदस्यों की देखभाल करता रहा। सच कहूं तो बुनियादी पट्टी बांधने के अलावा यह शागिर्द ज्यादा चिकित्सा सहायता नहीं दे सकता था। हालांकि बेल और मियाँ की हालत बिना किसी और खराबी के अस्थायी रूप से स्थिर हो गई। ये हेले द्वारा एक रहस्यमयी लाल गोली देने की वजह से हुआ था जो शरीर की जीवन शक्ति को उत्तेजित करती थी और चोटों को अस्थायी रूप से दबा देती थी। लेकिन गोली ने सिर्फ अस्थायी राहत दी। इसके अलावा कम समय में बार बार लेने पर यह हानिकारक होती थी, इसलिए 2 गंभीर रूप से घायल सदस्य सच में अपने खतरे के चरण को पार नहीं कर पाए थे। उन्हें अभी भी तत्काल उचित चिकित्सा उपचार की जरूरत थी। आई एम नॉट गॉब्लिन स्लेयर। C16 लूट और घर की वापसी। सुबह की धुंध छटते ही सूरज उगाया। गॉस गांव के प्रवेश द्वार पर लगे साइन पोस्ट के सामने खड़ा था। वह हेले और बाकी लोगों को विदा करने आया था। गांव की एकमात्र घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी के अंदर बेल और मियाँ आराम कर रहे थे, जबकि हेले उनके बुखार भरे माथे पर ठंडे तौलिए रख रही थी। हेले का अपने घायल साथियों के साथ ग्ररॉक टाउन लौटने का कोई इरादा नहीं था। भले ही ग्ररॉक टाउन साहसी लोगों का एक बड़ा केंद्र था, लेकिन उसकी चिकित्सा सुविधाएं बड़े शहरों की तुलना में फीकी थीं। इसके अलावा बच गांव से ग्ररॉक टाउन की वापसी की यात्रा छोटी नहीं थी। इसके बजाय पास के जंगल के शहर बैरी की ओर जाना ज्यादा समझदारी भरा था, जो तीनों का गृहनगर भी था। बैरी में उन्हें उचित इलाज मिल सकता था। सम्माननीय साहसी, हमें जल्दी ही निकलना चाहिए, गाड़ीवान के रूप में सेवा दे रहे गांव वाले ने सामने से पुकारा। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? गॉस ने गाड़ी के अंदर की ओर देखा। चिंता मत करो, हेले ने उसे दिलासा दिया। उसका पहले का जोश थकावट में बदल गया था। एक बार जब हम बैरी के मुख्य रास्ते पर पहुंच जाएंगे तो वहां बहुत से यात्री होंगे। कोई खतरा नहीं होगा। अपनी थकान के बावजूद उसने गॉस की चिंता पर एक तनाव भरी मुस्कान दी। इसके अलावा तुम्हें यहाँ मिशन के कागजात संभालने हैं, है ना? हम सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ देंगे। उसने पलकें झपकाईं। उसकी नज़र गॉस पर एक नई जिज्ञासा के साथ टिकी हुई थी। गॉस के प्रति उसकी धारणा में नाटकीय रूप से बदलाव आया था। अगर उसके साथियों को तत्काल चिकित्सा देखभाल की जरूरत न होती तो वह उससे और सवाल करना पसंद करती। उनकी पहली मुलाकात के दौरान उसने गॉस को सिर्फ एक और गरीब, निचले स्तर का साहसी मानकर खारिज कर दिया था और उसकी पार्टी में शामिल होने के उसके अनुरोध को सहज रूप से मना करना चाहती थी। थोड़ी बातचीत के बाद उसने अपने आकलन में सुधार किया। उसे एक निचले स्तर के जादूगर के प्रशिक्षु के रूप में देखा जिसने किसी तरह जादू सीख लिया था, लेकिन जिसके पास परिवार का कोई सहारा नहीं था और जो संसाधनों के बिना एक सच्चा पेशेवर नहीं बन सकता था। अब वह गॉस को बिल्कुल नहीं समझ पाए। अपने सीमित अनुभव के साथ भी उसने उसके असाधारण स्वभाव को पहचाना। गॉस, अगर तुम कभी बैरी आओ तो पश्चिमी जिले में गोल्डन बीक ट्रेडिंग कंपनी में मुझे ढूंढना। तब बेल, मियाँ और मैं तुम्हारी अच्छी तरह से मेहमाननवाजी करेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर मिलूंगा। गॉस ने सिर हिलाया, हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह आने वाले समय में ग्ररॉक टाउन के आसपास ही रहेगा। तो मैं चलती हूँ। हेले ने हाथ हिलाया। अगली बार जब हम मिलेंगे तुम शायद सच में कोई खास बन चुके होंगे। सुरक्षित यात्रा। गॉस ने वापस हाथ हिलाया, बेजान खड़ा रहा। जैसे ही उसने गाड़ी को धूल भरे रास्ते पर गायब होते देखा, वह भूरे बालों वाली लड़की क्षितिज पर गायब हो गई। 3 दिनों से भी कम समय में उनकी पार्टी टूट गई थी। कोई नहीं कह सकता था कि वे फिर से मिलेंगे या नहीं।
फ़ोन और इंटरनेट वाली अपनी पिछली जिंदगी के विपरीत इस युग में साधारण लोगों के पास गहरे संबंध नहीं थे, एक विदाई हमेशा के लिए हो सकती थी। सुबह की हवा ने गॉस के मुलायम बालों को हिलाया जैसे ही वह वापस गांव की ओर मुड़ा। उसका तीनों के साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं था, वह उन्हें सिर्फ अच्छे दोस्त मानता था। आखिरकार वे एक दूसरे को सिर्फ कुछ दिनों से ही जानते थे, मजबूत संबंध बनाने के लिए इतना समय काफ़ी नहीं था। फिर भी वह भावुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। गॉस ने एक और दिन रुकने का फैसला किया, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए। इस दुनिया में आम लोगों के मन में जादूगरों के लिए एक साधारण सम्मान था। शायद दूसरे पेशों के कौशलों की तुलना में जादू ज्यादा रहस्यमय और शानदार लगता था। साधारण लोग तलवारों से होने वाले विनाश को देख सकते थे, लेकिन अदृश्य जादुई शक्ति के प्रवाह को नहीं। इंसान स्वाभाविक रूप से अज्ञात से डरते हैं, और जादू ठीक उसी तरह की विस्मयकारी, रहस्यमय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि गॉस गांव वालों की प्रशंसा में आनंद लेने या उनकी मेहमाननवाजी का मजा लेने के लिए नहीं रुका था। उसके दो कारण थे, अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक होने देना और युद्ध के मैदान की लूट इकट्ठा करना। उसे मिशन के सबूत के रूप में गॉब्लिन के बाएं कान काटने थे, कमीशन के दस्तावेजों पर गांव के मुखिया के हस्ताक्षर लेने थे और युद्ध के मैदान में बिखरे हुए कई हथियार इकट्ठा करने थे। अकेले ही वह पिछली रात के युद्ध क्षेत्र में लौट आया। खून पूरी तरह से सूख चुका था और रात भर के किण्वन के बाद बदबू और भी ज्यादा तीखी हो गई थी। जी मिचलाने को दबाते हुए उसने गुफा के सामने की खाली जगह को खोजा। पत्थर और लकड़ी के हथियार इकट्ठा करने लायक नहीं थे, उनकी कीमत बहुत कम मिलती थी और वे जगह घेरते थे। लेकिन लोहे के हर एक टुकड़े की कीमत थी, यहाँ तक कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त टुकड़ों को भी लोहारों को बेचा जा सकता था। 2 छोटी तलवारों और 4 खंजर के अलावा सबसे मूल्यवान खोज बड़े गॉब्लिन द्वारा चलाई गई बड़ी छुरी थी। एकमात्र निराशा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त चमड़े का कवच था, जो टुकड़ों में फटा हुआ था, जिससे वह बेकार हो गया था। चीज़ों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करते समय गॉस ने एक रोमांचक खोज की। बड़े गॉब्लिन की गर्दन के चारों ओर एक खुरदुरा, मूंगफली के आकार का पत्थर लटक रहा था, जिससे हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। हालांकि वह अभी तक नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन इसके अंदर से निकलती हुई आरामदायक ऊर्जा ने इसे कुछ खास बना दिया था। शायद इसी पत्थर ने गॉब्लिन के असामान्य विकास का कारण बना था। बाहर की लूट इकट्ठा करने के बाद गॉस ने अपना ध्यान गुफा की ओर मोड़ा। हाथ में मशाल लेकर वह अंदर गया। दिन की रोशनी के बावजूद गुफा में रोशनी कम थी। चिपचिपी हरी काई दीवारों को ढके हुए थी और गुफा में मल और मूत्र की बदबू आ रही थी। इन आदिम हरे जीवों में स्पष्ट रूप से साफ सफाई की आदतें नहीं थीं। चू चू, कभी कभार चूहे उसके पैरों के पास से भागते थे। प्राकृतिक गुफा को गॉब्लिनों ने एक गंदी मांद में बदल दिया था, जिसकी गंदी हवा निस्संदेह बैक्टीरिया और वायरसों से भरी हुई थी। सिर्फ लूट का लालच ही उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर सकता था। गोबर के ढेर पर सावधानी से कदम रखते हुए गॉस गुफा के सबसे गहरे कक्ष में पहुंचा। इस बड़े स्थान में बिखरी हुई जानवरों की हड्डियां थीं, जिन पर मक्खियां, चूहे और कीड़े रेंग रहे थे। केंद्र में एक पत्थर का बर्तन खड़ा था, जिसकी आग बुझ चुकी थी, जिसमें एक जमी हुई, पहचानी न जाने वाली कीचड़ थी। जाहिर है गॉब्लिन पिछली रात एक दावत कर रहे थे जब उन्हें रोका गया था। शायद वे 2 इंसान महिलाओं को पकड़ने का जश्न मना रहे थे। इसके बजाय उनका जश्न एक अंतिम संस्कार बन गया था। बिखरे हुए मलबे के बीच गॉस ने दीवार से लटके हुए एक गॉब्लिन के शव को देखा। औसत से थोड़ा बड़ा लेकिन बड़े गॉब्लिन से बहुत छोटा। ऐसा लग रहा था कि वह हाल ही में मरा था, जिसमें अपेक्षाकृत कम कीड़े थे। यहाँ क्या हुआ था? गॉस ने अपनी मशाल से उसे जांचते हुए कहा। उसके ज्ञान से गॉब्लिन शायद ही कभी अपने ही साथियों को मारते थे, खासकर एक मजबूत नेता के शासन में। हालांकि अलग अलग समूहों के बीच संघर्ष होते थे। अचानक गॉस ने अपने माथे पर हाथ मारा जैसे ही उसे एहसास हुआ। इससे शायद मिशन की गलत जानकारी का पता चला। बड़ा गॉब्लिन शायद एक बाहरी व्यक्ति था जिसने मूल नेता को मार डाला था, जो 7-8 गॉब्लिनों का नेतृत्व करता था और समूहों को मिला दिया था, जिससे उनकी संख्या लगभग 20 तक बढ़ गई थी। इससे ये भी पता चला कि गॉब्लिनों के पिछले गांव के हमले छोटे क्यों थे, फिर भी पिछली रात का हमला इतना भयंकर क्यों था। गॉस के चेहरे पर समझदारी छा गई, उसके बाद हताशा से दांत भींचे और एक लंबी आह भरी। क्या भयानक किस्मत थी। इस अप्रत्याशित घटना के बिना 8 साधारण गॉब्लिन उनकी पार्टी के लिए कोई मुकाबला नहीं होते। पिछली रात की लड़ाई इतनी क्रूर नहीं होती। वह सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि बेल और मिया पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हालांकि अगर उसका सिद्धांत सही था तो साहसी लोगों का गिल्ड को दोष नहीं दिया जा सकता था। फिर भी उसने अपना सबक सीख लिया था। अब से वह सभी मिशन की जानकारी की खुद जांच करेगा।
गांव में अनिश्चित मूल्य की लूट से लदा हुआ वापस लौटकर गॉस ने ग्ररॉक टाउन के लिए निकलने से पहले रात भर आराम किया। वहां वह अपनी लूट बेचेगा और उम्मीद है कि उचित उपकरण हासिल करेगा। एक जादूगर के रूप में जिसके पास एक जादू की छड़ी भी नहीं थी, उसकी मौजूदा हालत सच में शर्मनाक थी। इसके अलावा वह जानकारी चाहता था ये समझने के लिए कि पेशेवर शौकिया लोगों से कैसे अलग थे और कोई सच्चा पेशेवर कैसे बनता है। आई एम नॉट गॉब्लिन स्लेयर C17 साहसिक लोगों की रैंकिंग। एक बार फिर ग्ररॉक टाउन में वापसी। जाने पहचाने ग्रेवाइट पत्थर के भवन एक अनजाने सुरक्षा के एहसास को लेकर आए। शायद यही एक शहर का असली मतलब था। जब साहसी लोग हवा और बारिश में लंबी यात्राओं से वापस आते हैं, पहाड़ों और घाटियों को पार करते हैं, तो आखिरकार ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां वे शांति से सो सकते हैं और अच्छे भोजन और आराम का आनंद ले सकते हैं। उस समय उठने वाला एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गॉस शहर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, तरह तरह के सामान से लदा हुआ, अन्य साहसी लोगों के साथ भीड़ में मुख्य सड़क पर जा रहा था। सड़क किनारे बच्चों को उसे जिज्ञासा से देखते हुए देखकर उसे अचानक लगा जैसे कि एक पूरा युग बीत चुका हो। पलक झपकते ही वह एक सच्चा साहसी बन गया था, वह खतरनाक व्यक्ति जिसके बारे में उसकी मूल यादें भड़काने के खिलाफ चेतावनी देती थीं। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसा। वह असल में किस तरह का इंसान था? सिर्फ गॉब्लिनों के एक समूह और एक थोड़े से मजबूत गॉब्लिन ने उसे खतरे के कगार पर धकेल दिया था। वह अभी भी ताकतवर होने से बहुत दूर था। चलो पहले क्वेस्ट जमा करते हैं। हालांकि उसका शरीर बिना ठीक से धोए कई दिनों की वजह से गंदगी से ढका हुआ था और पसीने की बदबू आ रही थी, गॉस ने पहले क्वेस्ट जमा करने का फैसला किया। यह उसकी निजी आदत थी। वह चीज़ों को शुरू से अंत तक ठीक से पूरा करना पसंद करता था। इस क्वेस्ट को जमा करने के बाद ही वह महसूस करेगा कि मामलों को ठीक से सुलझा लिया गया है ताकि वह ठीक से आराम कर सके। नहीं तो भले ही वह पहले सराय में वापस आकर नहा लेता और आराम करता, उसका दिमाग इस पर घूमता रहता जिससे ठीक से आराम करना असंभव हो जाता। सेंट्रल बुलेवार्ड के साथ चलते हुए चौक पर पहुंचे। साहसी लोगों के गिल्ड का बैनर अभी भी हवा में गर्व से लहरा रहा था। चूंकि हिले ने पहले गिल्ड के फ्रंट डेस्क पर रजिस्टर किया था, जिससे गॉस की जानकारी को क्वेस्ट के रिकॉर्ड में जोड़ा गया था। इस प्रकार भले ही वह मौजूद नहीं थी, क्वेस्ट के सदस्यों में से एक के रूप में गॉस अभी भी क्वेस्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करके संबंधित इनाम प्राप्त कर सकता था। साहसी लोगों के गिल्ड के हॉल में प्रवेश किया। इस बार हॉल पहले से भी ज्यादा जीवंत था। हर सेवा काउंटर पर लाइनें लगी थीं। गॉस ने उस लाइन को चुना जो सबसे छोटी लग रही थी और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। काफी समय बाद धीरे धीरे चलती हुई लाइन आखिरकार उसके पास पहुंची। नमस्ते, मैं रिसेप्शनिस्ट पेट्रा हूं, कर्मचारी नंबर E21051। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? ये वही पेट्रा थी जिससे वह पिछली बार मिला था। मैं यहाँ क्वेस्ट का इनाम लेने आया हूं। गॉस ने क्वेस्ट दस्तावेज, क्वेस्ट की चीज़ों से भरा एक भारी बैग और अपना बिल्ला सौंप दिया। सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, पेट्रा उसे पहचानती हुई लग रही थी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। दस्तावेजों को लेते हुए और हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उसने सबूत के रूप में गॉब्लिन के कानों की जांच करने के लिए बैग खोला। मात्रा उम्मीद से ज्यादा लग रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वेस्ट की जानकारी गलत थी। हमारी पार्टी को रिपोर्ट किए गए 7-8 गॉब्लिन नहीं बल्कि पूरे 20 गॉब्लिन मिले। गॉस ने आह भरी। गांव के मुखिया ने क्वेस्ट के दस्तावेजों में इस अप्रत्याशित स्थिति का वर्णन किया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये हमारे साहसी लोगों के गिल्ड की भूल थी और हम आपको ज़्यादा जोखिम में डालने के लिए सच में माफ़ी चाहते हैं। दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद पेट्रा ने औपचारिक रूप से झुककर कहा, मैं तुरंत हमारे वरिष्ठों को इसकी सूचना दूंगी और कोई इसकी पुष्टि करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा। गिल्ड के नियमों के अनुसार आपके इनाम को मुआवजे के रूप में दोगुना किया जाएगा। ये सुनकर गॉस ने सिर हिलाया। मुआवजा मिलने से कम कुछ संतुष्टि तो मिली। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई थी। साहसी लोगों का गिल्ड इस दुनिया में कई साम्राज्यों में फैला हुआ एक विशाल संगठन था। भले ही वह कमजोरों को परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन साधारण साहसी लोग, खासकर उसके जैसे निचले स्तर के लोग, एक छोटे शहर की शाखा के खिलाफ भी बातचीत करने की कोई शक्ति नहीं रखते थे। कठोरता से कहूं तो भले ही गिल्ड की गलत जानकारी सीधे साहसी लोगों की मौत का कारण बनती, तो कोई क्या कर सकता था। निचले स्तर के साहसी लोग सड़क किनारे के घास की तरह थे। जब एक खेप मर जाती थी तो नई खेप उनकी जगह लेने के लिए जल्दी ही उग जाती थी। ये वह कठोर सच्चाई थी जिसे निचले स्तर के साहसी लोगों को स्वीकार करना पड़ता था। सिर्फ ताकतवर साहसी बनकर, कम से कम पेशेवर बनकर कोई अपनी किस्मत को नियंत्रित कर सकता था। जैसे कि उसकी बगल की नज़र में अब दिख रहे लोग,
कुलीन उपकरणों में सजे हुए, ऊंचे खड़े होकर बातें करते और हंसते हुए ऊपर की ओर जा रहे थे, जहां सख्त चेहरे वाले सीढ़ी के पहरेदार भी अपने दिल पर हाथ रखकर सम्मानपूर्वक सलामी देते थे। जबकि उनके जैसे साहसी लोग पहली मंजिल के हॉल में भीड़ लगाकर लंबी लाइनों में इंतजार करने के लिए मजबूर थे। ऐसे भेद हर जगह थे। इस क्वेस्ट के लिए आपका इनाम 9 चांदी के सिक्के हैं। हमारे मुआवजे के साथ ये कुल 18 चांदी के सिक्के होते हैं। कृपया इन्हें लें। पेट्रा ने काउंटर के नीचे से एक पैसों की थैली निकाली और उसे डेस्क पर रख दिया। डेस्क के नीचे कुछ और गतिविधि के बाद उसने गॉस का साहसी बिल्ला वापस कर दिया। गॉस ने पैसों की थैली और बिल्ला स्वीकार किया। इन 18 चांदी के सिक्कों का एक बड़ा हिस्सा हेले की पार्टी का था, जिसे वह छूने का इरादा नहीं रखता था। हालांकि हेले के समूह को इन सिक्कों की ज़रूरत नहीं हो सकती थी, लेकिन गॉस ने उन्हें अस्थायी रूप से रखने की योजना बनाई, जैसा कि उनके क्वेस्ट से पहले के समझौते में था। इस प्रकार गॉस का व्यक्तिगत हिस्सा 4 चांदी और 50 तांबे के सिक्के था। उसके पास अब कुल 5 चांदी और 12 तांबे के सिक्के थे। जहां तक बाकी लूट की बात है, लड़ाई में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक शुरुआती साहसी के रूप में पैसे की उसकी तत्काल ज़रूरत को देखते हुए उसने विनम्र होने का दिखावा नहीं किया। इसके अलावा उसने इस बारे में पहले ही हेले से बात कर ली थी। आपकी क्वेस्ट पूरी होने को आपके साहसी बिल्ले में रजिस्टर कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन का क्या उद्देश्य है? 10 साधारण रैंक के क्वेस्ट पूरे करने के बाद आप शुरुआती रैंक के क्वेस्ट के लिए योग्य हो जाएंगे। 3 शुरुआती रैंक के क्वेस्ट पूरे करने से आप कांस्य रैंक साहसी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा गिल्ड फायदे और खरीदारी के विशेषाधिकार मिलेंगे। हालांकि शुरुआती रैंक के क्वेस्ट में अक्सर ऐसे राक्षस शामिल होते हैं जिनके लिए पेशेवर स्तर के योद्धाओं की ज़रूरत होती है। भले ही 10 साधारण क्वेस्ट पूरे हो चुके हों, हम पर्याप्त ताकत के बिना उन्हें स्वीकार न करने की सलाह देते हैं। कांस्य रैंक साहसी। मिस पेट्रा, मेरा वर्तमान रैंक क्या है? आप वर्तमान में अन रैंक हैं, एक 9 रैंक साहसी। कांस्य रैंक के ऊपर लोहा रैंक, चांदी रैंक, सोना रैंक और प्लेटिनम उपाधि वाले साहसी होते हैं। उसकी दिलचस्पी देखकर पेट्रा ने और ज़्यादा समझाया। प्लेटिनम उपाधि वाले साहसी बहुत दुर्लभ हैं, हमारे पूरे कालोस साम्राज्य में सिर्फ 5 ही ऐसे उभरे हैं। वे सभी साहसी लोगों के बिल्कुल शिखर पर खड़े हैं। गॉस ने सिर हिलाया। साहसी रैंकिंग प्रणाली काफ़ी सीधी थी, हालांकि वह इस बात से हैरान था कि कितने कम प्लेटिनम रैंक वाले साहसी मौजूद थे। पूरे साम्राज्य में सिर्फ 5, इसका मतलब है कि वर्तमान में और भी कम होंगे। मिस पेट्रा, कोई पेशेवर कैसे बनता है? उसने सोचा कि क्या वह पेट्रा से जानकारी इकट्ठा कर सकता है, जो एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में रोज़ाना सभी तरह के साहसी लोगों से मिलती थी। मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैं सिर्फ एक साधारण गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हूँ। गॉस की स्थिर नज़र के तहत पेट्रा ने असहायता से सिर हिलाया, ये बताते हुए कि उसे ऐसी जानकारी नहीं थी। धन्यवाद। गॉस ने अपना आभार व्यक्त किया। लाइन छोड़कर जाने के लिए मुड़ा। अगला इंतज़ार कर रहा साहसी आगे बढ़ गया। अगर वह जल्दी ही नहीं हिलता, तो उसके पीछे खड़ा नुकीले बालों वाला गोरा आदमी उसे शारीरिक रूप से बाहर धकेलना शुरू कर सकता था। गिल्ड के बाहर निकलने की ओर चलते हुए वह पेट्रा के जवाब पर सोचता रहा। उसके लहजे को याद करते हुए उसे सच में विश्वास नहीं हुआ कि पेट्रा पेशेवरों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। गिल्ड में सालों काम करने के बाद उसने कुछ संबंधित जानकारी ज़रूर हासिल की होगी। सबसे ज़्यादा संभावना ये थी कि उसने बताना पसंद नहीं किया, या शायद गिल्ड के नियमों ने उसे रोक दिया, या शायद उनके पीछे लंबी कतार होने के कारण उसने लंबी व्याख्याओं से बचने के लिए चतुराई से मना कर दिया था। गॉस को वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहता था, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ एक सामान्य पूछताछ थी, कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेहतर जगहें थीं।